हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक के ऊपर वो बात है एयरफोर्स एक्सटेंड वाई 2022 की जो भी एग्जाम होने वाली है। इंग्लिश के बारे में कुछ बताओ सर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कुछ ऐसा कुछ टिप्स बताओ जिसकी मदद से हम कुछ स्कोर कर पाएं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं अंडर 10 स्कोर कर रहे हैं, मतलब 10 से भी कम स्कोर कर रहे हैं। कुछ ऐसा बताओ कि 20 में 20 स्कोर कर रहे हैं। देखो 20 में 20 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब उनके लिए नहीं जो फिलहाल 1 महीने से पढ़ रहे हैं। तो फिर भी आप 1 डेढ़ 2 महीने से पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो एक सप्ताह में आपके पास अगर टाइम है तो वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो वहाँ से इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके मार्क्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और एक भी चीज़ करेंगे कि पैराग्राफ वगैरह बन नहीं रहा है, मतलब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे मतलब टाइम बचा है पैराग्राफ के अंदर, वोकेबलरीज कहाँ से पढ़े हम, और ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आती हैं, सारी चीज़ों के बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप में से जितने भी लोग आसाम राइफल के लिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अप्लाई कर रखे होंगे आसाम राइफल के लिए। तो आसाम राइफल की बेस्ड जो है ना, एक बुक मैं बता रहा हूँ आपको, स्टडी गाइड बुक है। इसमें क्या है ना कि आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है, एक बेस्ट बुक है टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए। तो आप यहाँ से चाह के ना, मतलब इस बुक की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। अब कैसे बढ़िया कर सकते हो, देखो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर भी इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। तो पूरा ग्रामर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखा है, मतलब पढ़ाया गया, फिर उससे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। वहीं पे जीके को चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, फिर उससे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, फिर रीजनिंग का भी, मैथ का भी। मतलब ये स्टडी गाइड बुक बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। और इसके अंदर करंट अफेयर भी ऐड कर दिया गया लास्ट के 6 मंथ का। तो आप इस बुक को बाई कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर हिस्ट्री से टॉपिक से अगर कुछ पढ़ना है तो हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ाया गया आपको, ठीक है। और पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ताकि आप अपने जो है ना प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सको। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप चक्षु पब्लिकेशन बुक को बाई करो, और वहां से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। और अगर इस बुक को बाई करने में, मतलब इस बुक को कहने का मतलब जो चक्षु का असम राइफल का ये बुक है, बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आपको चक्षु का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, तो उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मैंने दे रखा है, आप जाके वहां से बाई कर लो। अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले सेक्शन वाइज बांटो यहाँ पे, ठीक है। 20 मार्क्स आते हैं, 20 मार्क्स के पेपर आते हैं। जनरली एक एवरेज कह ले तो 10 मार्क्स पासिंग होता है, समटाइम्स 9 मार्क्स भी हो जाता है, लाइक कि आपको 9 नंबर 10 नंबर कम से कम लाने होते हैं। अगर इससे कम लाते हो तो फिर आप कट ऑफ पार भी कर जाओ एग्जाम का, तो आपको फेल कंसिडर किया जाता है। अगर इंग्लिश का, रागा का, या फिर फिजिक्स मैथ जो भी है, अपना अपना सबका सेक्शनल कट ऑफ होता है। उस तरीके से इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ 10 माना जाता है, और समटाइम्स कभी कभी ये 9 भी चला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ना छोड़ो इन सभी बातों को, मैंने समझा दिया आपको। इंग्लिश को कैटेगराइज कर लेते हैं पहले, आपको सबसे बढ़िया क्लियर कट मिल जाएगा। पैसेज से कितने क्वेश्चन आते हैं ये चीज़ बताओ। पैसेज से 4 क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड से 1 क्वेश्चन आएगा, ईडियम से 1 क्वेश्चन, सिनोनिम से 1 क्वेश्चन, एंटोनिम से 1 क्वेश्चन। ध्यान से देखना यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन कहाँ से आए, वोकैब से आए। वोकैब को हल्के में मत लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो गाइस, मैं आपको सबसे जो बेस्ट चीज बताने जा रहा हूँ आपको, ग्रामर। ग्रामर में, पूरे ग्रामर में सबसे ज्यादा जो आता है वो प्रीपोजिशन से आता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएंगे। बताओ इसमें से जिसने पहले एग्जाम दिया बताओ है कि नहीं रियल बात, प्रीपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, तो बोलोगे जी सर प्रीपोजिशन से। अब ग्रामर के अंदर ही प्रीपोजिशन को थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूं ताकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे, मुझे पता है। प्रीपोजिशन, ठीक है, ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो 2 से अराउंड 3 क्वेश्चन हम रख ही लेते हैं। 3 क्वेश्चन देख दो जैसे आते हैं, और 3 क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये फिलअप करने के लिए दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दे देंगे, या फिर कॉमन ईयर के अंदर दे देंगे। मेनली प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से आते हैं। ध्यान से देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वाइज जो कि ग्रामर के अंदर पढ़ते हो 100% वाइज से देगा, एक नरेशन से देता है 100%, एक क्वेश्चन नरेशन से देता है। समझ में आ रही है बात आपको, एक क्वेश्चन वॉइस से देगा, एक क्वेश्चन नरेशन से देगा। वहीं पे एक क्वेश्चन कहाँ से देगा पता है, लाइक आपको देखो, या तो जेंडर चेंज करने के लिए देगा, मैस्कुलिन फेमिलिन, या फिर आपको ना नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का कन्वर्जन जो होता है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब का, यहां से कोई एक क्वेश्चन देगा। या तो जेंडर, लाइक बोलते हैं ना कि इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन क्या होगा, वो वाला देगा। अगर वो नहीं देगा
तो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब चेंज करने के लिए देता है। इनमें से एक क्वेश्चन देता है, ये तो श्योर है। अब मिला लो 4 नंबर पैसेज के, 4 नंबर यहाँ से वोकेबलरी, 8 नंबर, 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 11 एक वॉइस, 12 एक नरेशन, 13 और एक यहाँ से मैस्कुलिन फेमिनिन, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आ रहे हैं आपको उठ के। अभी 6 नंबर और कहाँ से आते हैं सर, मैं बताता हूँ। देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन बनता है ना, अब वो कहाँ से आएंगे, अब वो रहेंगे इधर से, लाइक बाकी के अदर ग्रामर के जो पोर्शंस हो जाते हैं वहां से पूछे जाते हैं आपको। और इसी में एक चीज और इंक्लूड करना होगा हम अपने को, PQRS, ठीक है, एक जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो PQRS क्वेश्चन कह लो, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। कुल मिला के आपका यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाता है बताओ, 15 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। बाकी के जो बचे क्वेश्चन वो टोटल बाकी अदर ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब ये ग्रामर वाला यूज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लो। अब पैसेज के बारे में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। PQRS सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैसेज 4 नंबर का आता है, इसको हल्के में नहीं ले सकते, और ये हल्के में है भी, तो 4 में 4 सही करने का बेस्ट में तरीका बताता हूँ आपको। 4 में 4 सही हो जाएगा, मात्र आप 3 से 4 दिन मेहनत कर लो। तो सच में सर? हाँ सर, जिसको इंग्लिश में पैसेज का अर्थ समझ में आ रहा है उसको भी आएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है अर्थ उसका भी 4 में 4 सही होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, मतलब खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो अगर आपको हिंदी करने नहीं आता ना पैसेज का पूरा एग्जैक्टली, वैसा तो है नहीं बिल्कुल भी आप गधे लेवल के हो कि आपको इंग्लिश ही पढ़ने नहीं आता। डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट इंग्लिश पढ़ के मतलब उसका थोड़ा बहुत तो अर्थ निकल रहा होगा। एग्जैक्टली हमको सेम टू सेम नहीं पता है, बट समझ में आ रहा हो तो ना कि चल क्या रहा है, पैसेज का थीम समझ में आ रहा होगा, एटलीस्ट इतना मैं सोच रहा हूँ कि आपको आ रहा है। ठीक है, अब कह रहे हो कि नहीं सर हमको बिल्कुल आता ही नहीं, तो फिर आप डिफेंस के लिए नहीं हो, मैं ये चीज़ क्लियर कह रहा हूँ। एयरफोर्स के लिए तो खास करके नहीं हो, जब आपको शुद्ध से इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है तो, क्योंकि फिर मान लो रिटन निकल भी गया तो फिर स्टेज 2 के अंदर आउट हो जाओगे आप। ठीक है, अगर आपको पढ़ने आता है तो पढ़ने आ रहा है तो उसका थोड़ा सा आपको थीम समझ में आ रहा होगा पैसेज का। देखो मैं बताता हूँ 4 क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। 3 क्वेश्चन वो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो पैसेज के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है 4th नंबर जो टाइटल पूछता है पैसेज का। अब देखो सबसे ये जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है इजिली मिल जाते हैं। कैसे? सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। अगर पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डायरेक्टली पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, उसके सारे ऑप्शंस जल्दी में पढ़ना है। अब क्वेश्चन पढ़ के ना हमको समझ लेना कि कहना क्या चाह रहा है ये। अब उसके ऑप्शंस को पढ़ लो। अब ऑप्शंस पढ़ लिया आपने, चलो ठीक है, आपके दिमाग में घूम रहा होगा, कुछ वर्ड्स दिमाग में आ रहे होंगे। अब पैसेज पढ़ोगे, एक पैराग्राफ, आप पैसेज का एक पैराग्राफ पढ़ लोगे, ऊपर का मान लो 2 पैरा में है, 3 पैरा में, या फिर 3-4 लाइन पढ़ लिया, तो देखना श्योर शॉट है कि आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 लाइन के अंदर ना 3 लाइन के अंदर आपको एक अच्छा सा आंसर मिल जाएगा 1 का। क्योंकि फायदा क्या होगा पहले क्वेश्चन पढ़ने का, कि हम पढ़ के खोज क्या रहे हैं वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, हम मतलब खोजना क्या चाहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आपको पहले बोल देंगे ना जाओ समुद्र के अंदर जाके ढूंढो, कुछ ढूंढना है, क्या ढूंढना आपको पता नहीं है, तो आप जाओगे, कभी ईंट निकाल के लाओगे, कभी किसी का चड्डी वड्डी फेंका होगा वो निकाल के लाओगे, कभी किसी का चप्पल निकाल के लाओगे, और थोड़ा सा और गहराई में जाओगे तो अच्छे अच्छे पत्थर, सुनहरे पत्थर, मतलब मोती वोती मिल जाएगा आपको। तो बट आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ निकाल के फेंकोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। बट आपको एक टारगेट दे दिया जाए ना कि जाओ इसके अंदर से एक चप्पल गिर गया है किसी का, तो चप्पल अंदर तो जाएगा नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लो, किसी का मान लो घड़ी गिर गया, ठीक है, तो जाओ निकाल के लाओ। आपकी आंख वाँख में चश्मा वश्मा ग्लास लगा दिया गया, तो एग्जैक्टली आप टारगेट बांध ली कि घड़ी को निकालना है, तो मतलब आपके दिमाग में चल रहा है घड़ी निकालना अंदर जाके। वही काम पैसेज में, क्वेश्चन नंबर 1 हमको पता है कि हम पैसेज के अंदर ढूंढ क्या रहे हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली हमको ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ वर्ड्स अपने को हिंट करेगा, दिमाग में स्ट्राइक करेगा, और उस पैसेज को देखते ही वो वर्ड मिलते ही अपने को आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला नियम ये, और ये सेम काम 2 और 3 तक करना है, ठीक है। और 2 और 3 तक क्वेश्चन बनाते बनाते इस पूरे पैसेज को आप तो एटलीस्ट एक बार पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। अब ये चीज पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैसेज किस चीज के ऊपर कहानी है। लाइक एक चींटी के बारे में लिखा है कि क्या लिखा है, उसके किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप पैसेज को जब 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते समझ जाओगे तो एक अच्छा सा टाइटल चुन के आप बना लोगे। अब टाइटल चुनने में सर बहुत ही मतलब कठिनाई होता है, ठीक है। तो टाइटल और पैसेज मतलब कैसे आंसर करे कि मैच कर रहा हो टाइटल पैसेज के साथ। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, पैसेज पढ़ो, पैसेज का थीम अगर नेगेटिव है कि किसी चीज के बारे में बुराई कर रहा है, वो किसी गलत चीज के बारे में बता रहा है, या फिर पैसेज किसी चीज को अवेयर करने के लिए कह रहा है किसी चीज से, या फिर किसी इंसान के बायोग्राफी के ऊपर है, उसके टैलेंट के बारे में बता रहा है, ये चीज तो हम इंसान को तुरंत पता चल जाता है क्योंकि हम तो ऐसे भी चुगली करते रहते हैं। तो अब उसी के अकॉर्डिंग टाइटल चुन लो, ठीक है। आप देखना 100% सही चूज कर लोगे।
ये चीज फिक्स है। अगर पैसेज में ये पकड़ लिया निगेटिविटी के बारे में है, या फिर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है पैसेज आपको, या फिर किसी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं पैसेज के अंदर, ये सभी चीजों को हम पकड़ लेंगे फटाक से और उसे एक टाइटल चुन लेंगे। इस प्रकार अपना 4 में क्या हो जाएगा, 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी खत्म हो गया अपना पैसेज का। तो पैसेज का कहानी खत्म हो गया, तो पैसेज के बारे में चलो 4 नंबर हमने यहाँ से ले लिया। और ये चीज ना घर पे आप कम से कम 3 दिन मेहनत करना, और ये 3 दिन मेहनत बहुत ही सफिशियंट होता है पैसेज के लिए। और 3 दिन के लिए अंदर कम से कम 6 से 7 पैसेज बना लेना, रेगुलर 2 पैसेज भी बना लोगे 3 दिन तक, तो पैसेज का काम जो होगा आपका तमाम। तो पैसेज जो हो गया, चलो यहाँ से क्लियर हो गया, हमारे 4 नंबर यहाँ से मिल गए। ठीक है, अब हम ना PQRS के ऊपर अभी नहीं जाएंगे, PQRS के ऊपर रुको। अब वन वर्ड के ऊपर और ईडियम के ऊपर, सिनोनिम और एंटोनिम। तो गाइज देखो, अब पिछले 3-4 दिन के अंदर तो वन वर्ड ईडियम क्लियर होगा नहीं, मतलब सेलेक्टेड। तो मैं कहूंगा ना आपको कि मेरा एक चैनल है खुद का, और ट्रिकी इंग्लिश, इस पे मैं रेगुलर बनाता नहीं। उस पर एक्चुअली मैंने पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी चैनल को नहीं बनाया था। इसके ऊपर मैं महीने 2 महीने में कभी कभार वीडियो डालता हूँ। तो इस पे पहले जितने सिनोनिम्स, जितने एंटोनिम्स, जितने वन वर्ड और जितने ईडियम है, उनको जाके पढ़ लो। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपके अगर 4 पूछेगा ना एक ईडियम में, मतलब ये सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम और वन वर्ड, तो 3 वहां से 100% पूछे जाएंगे। एक वर्ड ही ऐसा होगा जो इससे बाहर है। ठीक है, इसके कंटेंट बहुत ही हाई लेवल के और बढ़िया लेवल के हैं। तो ट्रिकी इंग्लिश से कर लो, एटलीस्ट 3 नंबर आप यहाँ से गेन कर लोगे। और ठीक है, और 3-4 दिन जो भी टाइम है, आप थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, जो चीज़ खराब है आपका, तो वो कैब का टेंशन आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैब में आपने चलो मास्टरी हासिल कर लिया। 4 में एटलीस्ट 3 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा आपको। समझ में आ रही है बात? चलो अब वहीं पे हम ग्रामर पे जाते हैं। ग्रामर सर, तो ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा भी है कहीं, तो प्रीपोजिशन को 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, बिकॉज प्रीपोजिशन से ना फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है। 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि रहते हैं, हर बार रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इस बार क्या देगा, मान लो कि मैं बता के भेज रहा हूँ कि प्रीपोजिशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, और वो जिद पे उतरते हैं कि ले भाई हम प्रीपोजिशन देंगे ही नहीं, हम खाली वॉइस नरेशन पूछ लेंगे। अब वो बात अलग है, रेयर केस कहते हैं उसको। ठीक है, बट हर साल का ट्रेंड है, एयरफोर्स का ईमान जो है वो काम कर रहा होता है। एयरफोर्स ही क्या, जितना डिफेंस एग्जाम है, प्रीपोजिशन का मतलब वो फिलर में पूछा जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो प्रीपोजिशन पढ़ लेना। वॉइस और नरेशन, ये दोनों टॉपिक को आप एक दिन के अंदर पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक एक क्वेश्चन इजी से आता है, डिफिकल्ट नहीं आता, इजी टू मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आता। पूछ लेना किसी भी बच्चे से जो पहले एग्जाम दिया है। वॉइस और नरेशन बहुत ही आसान देते हैं, ऑप्शन देख के आप कर लोगे। तो यहाँ से जो गाइज आपका 5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। 3 चैप्टर पढ़ोगे 5 नंबर मिलेंगे आपको। क्या मतलब, इससे भी आसान क्या चाहिए। अब ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर वाला के बारे में बताओ। तो जेंडर के बारे में वही आपको पढ़ना होगा ना, मैस्कुलिन फेमिनिन वाला, तो वो तो जनरली आपने कुछ पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही, लाइक नंबर जो पढ़ा होगा, जेंडर पढ़ा होगा, तो आपको मिल गया होगा। और इसके बाद जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव बोला है, इस पे कहीं मतलब इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको वीडियो पे सर्च करना है, या फिर मैं भी कुछ अपलोड कर दे रहा हूँ, बस सेलेक्टेड पढ़ के जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कितना भी पढ़ के जाओ वही पूछे। समटाइम्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एग्रीमेंट वाला, क्या बोलते हैं, एडवर्ब वाला, ऐसा पूछ देगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। लाख उपाय करके जाओ, वो छूटना रहता है तो छूट जाता है। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, कितना भी रट के जाओ, कभी कभार गलती हो जाता है। और मैं जब 2017 का इंडियन एयरफोर्स देने गया था ना अपने टाइम पे, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, और उस कंडीशन में हुआ क्या था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये क्वेश्चन गलत करके आ गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है ना, निर्भर नहीं होता ना कि अपने को ये सही कर देना है, बस। ठीक है, हल्के में लो इसको। और यहाँ पे समटाइम्स माइंड सही से काम किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा ग्रामर का इतना पोर्शन जो अपने को यहाँ से क्या करेगा भाई, 1 क्वेश्चन नंबर तक दिलवा सकता है। अब अदर ग्रामर के बारे में बात कर लो, सर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर इतना करने के बाद आपके पास टाइम बच जा रहा है एग्जाम तक, तो मैं कहूंगा सबसे मेन टॉपिक ये पढ़ लेना कि आपको टेंस चैप्टर पढ़ लेनी चाहिए। टेंस, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये 3 पढ़ लेना, बिकॉज ग्रामर के कॉमन ईरर के अंदर, खास करके कॉमन ईरर मैं कह रहा हूँ, और जो सिंटेक्स आप बोलते हो ना, वो सिंटेक्स कुछ अलग सी चिड़िया नहीं है, वो इन्हीं से निकल के बन रहा होता है। ठीक है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस होता है वो टेंस से रिलेटेड है, एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड है, तो ये सभी चीजें हैं। तो सिंटेक्स जो हुआ फैला दिया गया है, वो पुराना इंग्लिश मतलब ग्रामर के बुक में रहता था। अभी नए ग्रामर के अंदर सिंटेक्स नाम की चिड़िया खत्म करके अलग अलग कर दिया गया उनको। ठीक है, तो आराम से रहो, रिलैक्स रहो, सिंटेक्स के चक्कर में ना रहो। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे मेन जो किसी भी एग्जाम में कॉमन ईरर बनते हैं ना, तो यही 3 चैप्टर से मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अदर अब टेंस के अंदर ही आपका एक आ जाता है कंडीशनल सेंटेंस, कुछ बुक्स इसको अलग से भी बना देती हैं, जैसे वो टेंस पे आधारित रहता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस, तो इन्हीं 3 से 4 चैप्टर हैं जिनसे कॉमन ईरर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं।
तो टाइम निकाल के उनको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो गाइज, अब जो होता है ना PQRS कहाँ से करें, हमारा इधर तो सेक्शन खत्म हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है PQRS। तो PQRS के लिए मैं कह रहा हूं आपको ना, इसको 2-3 चीजें अपने को ध्यान देना होता है। हमको ध्यान देना होता है कि वर्ब का कंस्ट्रक्शन नाउन के साथ किस तरीके से कर रहे हैं। लाइक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, PQRS के अंदर, तो हमको ये चीज देखना ना कि उसके लिए देखो गाइस, PQRS के सेंटेंस वो बच्चे अच्छा से बना पाते हैं जो हिंदी का इंग्लिश कर पाते हैं। उल्टा मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का हिंदी कर पाते हैं। अदरवाइज PQRS को ऐसे सोचोगे कि बिना हम इंग्लिश में मतलब वो क्या हुए, अच्छा हुए हम PQRS को सही कर दें, तो वो तुक्का हो सकता है बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो PQRS करने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने इंग्लिश को बहुत ज्यादा सुधारो, बट PQRS को आप रिस्क लेके आंसर करना, मैं ये कहूंगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है और टाइम कम है, तो अगर आंसर कर रहे हो तो रिस्क के साथ करना। अदरवाइज जो बच्चे बहुत पढ़ लिए ग्रामर फिर भी PQRS खराब हो रहा है, मतलब गलती हो रहा है, तो वो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लो, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर PQRS क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे और उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। ये प्रैक्टिस से आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो टिप्स थे आई होप कि आपको पसंद आएंगे, और ये बहुत ही मतलब दासों से टिप्स थे। और फिर भी गाइस, जाने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं कर देना, और इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।